माइथन स्टील निर्माण का मानदंड। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां बिहार एनडीए में हलचल बड़ी इस वक्त शुरू हो चुकी है। सीनियर नेताओं से इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिल रहे हैं, पार्टी के नेताओं से उनकी ये मुलाकात इस वक्त, और बिहार एनडीए में इस वक्त हलचल बढ़ चुकी है। पार्टी के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है, जिसमें सीनियर लीडर्स मौजूद हैं। एक करने मार्ग में यह मुलाकात इस वक्त बातचीत के जरिए होती हुई। दूसरी तरफ बीजेपी की बैठक हुई है, जिसमें वर्चुअल माध्यम से बैठक में सांसद से लेकर विधायक और नेताओं की उपस्थिति रही। अग्निपथ पर बवाल के बाद यह बैठक बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यह बैठक हुई, जिसमें सांसद, विधायक और नेताओं की मौजूदगी रही। और इस वक्त बड़ी खबर यह कि अग्निपथ पर बवाल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के सीनियर लीडर्स की मुलाकात एक करने मार्ग पर इस वक्त होती हुई। तो जेडीयू में नीतीश कुमार ने अचानक से कई नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात शुरू कर दी है, और इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के एक नेता हैं, पूर्व महासचिव, जो मुलाकात करके करने मार्ग से बाहर निकले। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार बादल। अच्छा अशोक जी, किस सिलसिले में आज मुलाकात हुई? बहुत नेता कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे। सभी अपने अपने क्षेत्र से आए थे, उनको जो जो अपने क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उन्हीं को लेकर के आए थे। मैं भी अपने क्षेत्र से आया था, हमारे यहाँ भी कुछ समस्याएं थी, कार्यकर्ताओं की बात थी, उसी को ले आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर आग्रह किया कि इस क्षेत्र का ये जो समस्या है उसका सुधार में कोई उपाय लाया जाए। और कितने लोग थे अंदर? करीब हैं यही 60-70 आदमी का है। जेडीयू के बड़े नेता लोग भी मौजूद? हाँ, विधायक मंत्री भी हैं। तो क्या कुछ और भी हलचल है क्या? कोई हलचल नहीं, सब सामान्य है, पार्टी में सब कुछ सामान्य है। पार्टी में तो सब ठीक है, गठबंधन में सब ठीक है? सब ठीक। तो जेडीयू के पूर्व महासचिव हैं और उन्होंने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कई सारे नेता और कार्यकर्ता एक अन्य मार्ग में इस वक्त मौजूद हैं, और बिहार में जो सियासी हलचल मची हुई है बीजेपी और जेडीयू के बीच में, उस समय अचानक से जेडीयू के कई बड़े नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मुलाकात कर रहे हैं, और पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेताओं से भी अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। क्या कुछ बातें हो रही है, क्योंकि बड़ा सियासी हलचल अभी बहुत तेज है? नहीं, वो जो है, जो कार्यकर्ता दौर में कहीं छूट गए हैं पीछे में, चुनाव के टाइम में जिन लोगों को सम्मान नहीं दिया गया है, या और जो उनकी शिकायत है, व्यक्तिगत जो जदयू के कार्यकर्ता हैं उनको कहीं कोई कमी रह गया है, जो मुख्यमंत्री सर्वे में उनको आ रहा है कि कुछ लोग छूट गए हैं, तो उन लोगों को बुलाए हैं, पुराने साथी लोगों को बुलाए हैं मिलने के लिए। फुर्सत के क्षण में पुराने साथी हम लोग से मिलने के लिए बुलाए हैं। तो मतलब कुछ टिप्स वगैरह भी मिल रहा है, कुछ तैयारी वारी भी हो रही है? नहीं, ऐसी कोई तैयारी नहीं है। और हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए। आनंद, कहते हैं कि तूफान से पहले की खामोशी दूर दूर तक इशारा देती है, तो क्या इस वक्त इस मुलाकात को भी हम किसी तूफान की तरह ही देखें? क्योंकि पहले बीजेपी की तरफ से बैठक होती है और अब मुख्यमंत्री इन तमाम बीजेपी के सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो जरूर इस वक्त ये मुलाकात अपने आप में खास हो जाती है। देखिए विवाह, निश्चित तौर पे कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने गंभीर आरोप लगाया बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं को एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, और संजय जायसवाल हो या फिर रेणु देवी, उनके घर पे हमला किया गया। उसके बाद उन्होंने सीधा सीधा बिहार पुलिस पे सवाल खड़े किए थे। बिहार पुलिस पर सवाल खड़े करने का मतलब कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करना। और कल उनके काउंटर में तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेडीयू के हैं ललन सिंह, उन्होंने भी एक तरीके से तीखा हमला किया। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी तीखा हमला किया। तो तूफान कल वास्तव में दिखा एनडीए में, जब दोनों पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से आरोप प्रत्यारोप के तीर चले। ठीक उसके एक दिन के बाद इस वक्त हम एक अन्य मार्ग के बाहर मौजूद हैं और बैठक खत्म हो चुकी है। मैं आपको अपडेट कर दूं कि जेडीयू के जो भी शीर्ष नेता हैं, चाहे ललन सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, उमेश कुशवाहा हो, या फिर विजेंद्र यादव या फिर विजय चौधरी, ऐसे बड़े नेता मौजूद थे। और 68 कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायक हो या फिर पूर्व सांसद या सांसद, उनसे भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात मैं आपको अभी ताज़ा ब्रेकिंग दे दूं कि बिहार के मुख्य सचिव और बिहार के डीजीपी इसके सिंघल और मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और उनका यहाँ पे आना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से संजय जायसवाल ने लॉ एंड ऑर्डर पे लेके सवाल खड़े किए थे, आनंद क्या हम ये मानकर चलें कि जब ये बैठक जो कि अब खत्म हो चुकी है, इस बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से अपने भी पार्टी के तमाम नेताओं को ये निर्देशित किया गया होगा कि आप व्यक्तिगत किसी तरह की टीका टिप्पणी से बचिए, क्योंकि संजय जायसवाल ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जरूर सवाल खड़े किए।
सवाल खड़े करने का के पीछे उन्होंने कहीं किसी पर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया था, लेकिन जैसे ही ललन सिंह का बयान आता है वो सीधे तौर पर व्यक्तिगत हमला करने लगते हैं। मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इस तरह के स्टेटमेंट दिया जाना और फिर ये तमाम चीजें जो हैं वो गठबंधन को लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति को और ज्यादा खराब कर देते हैं। और चलिए इस वक्त सीधे लिए चलते हैं अग्निपथ को लेकर के मुलाकात और बातचीत जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में खत्म हो चुकी है तीनों सेना प्रमुखों की, और अब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये सीधी तस्वीरें। आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है दे आर 32 ईयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाएं। इसको स्टडी करा गया पिछले 2 साल एंड ये सीरियस वर्क पहले तीनों चीफ जनरल रावत मिलके एंड कई लोगों से इसके बारे में डिस्कशन करी कि क्या क्या तरीके हैं, इसकी परसेंटेजेस कैसे करें। उसके अलावा हमने स्टडी करी बाहर के देशों की स्टडी, तकरीबन सारे देश हमने स्टडी करे। सब देशों के अंदर देखा गया उम्र 26, 27, 28। नंबर 2, भर्ती होने के तरीके कितने किस्म के हैं? कम से कम 3 से 4 तरीके हैं भर्ती होने के लिए, एंड सब के अंदर जब वो बाहर निकलना चाहते हैं वो जा सकते हैं। कितने साल में जा सकते हैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल। सो मल्टीपल एंट्री एवेन्यूज हैं, मल्टीपल एग्जिट एवेन्यूज हैं, एंड वो बाहर जाके क्या कर रहे हैं? वही चुनौतियां हैं जो हमारे नौजवानों को चुनौतियां हैं बाहर जाने की। इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। देखिए हमें चाहिए क्या? यूथ। यूथ हम सबको मालूम है वो रिस्क ज्यादा लेता है, उसके अंदर जुनून ज्यादा है, जज्बा ज्यादा है। इस जुनून जज्बा को कैप्चर करना जरूरी है, बट ये जुनून जज्बे के साथ में हमें होश की भी जरूरत है। जस्ट गो नेक्स्ट। नाउ देखिए आज जो करंट सिपाही से जो उसके ऊपर होदेदार है, आप सिपाही का जो है वो आप उसको जोश का कंपोनेंट मानिए, और जो 1.28 का कंपोनेंट है एनसीओ से ऊपर, मतलब नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, हमारे जैसे होदेदार, वो सब मिला के 1.28 है। हम चाहते थे कि ये यूथफुल प्रोफाइल आने से जो जोश और होश का कंपोनेंट है ये तकरीबन बराबर हो जाए। एंड इससे होगा क्या? आइडियल मिक्स यूथफुलनेस एंड एक्सपीरियंस का। अगेन गोइंग बैक, जोश और होश का एक्सपीरियंस तकरीबन बराबर हो जाएगा। गो नेक्स्ट। सी आज देश के अंदर आपको मालूम है कि फौज की कितनी रिटायरमेंट्स हैं, ये आप सबको मालूम है। फौज के अंदर, आर्मी के अंदर तकरीबन 45,000 से 60,000, नेवी के अंदर तकरीबन 2,500 से 3,500, एयरफोर्स के अंदर सिमिलर नंबर, वो सिर्फ 5,000 हो जाता है। हाउएवर जो आपको पता होना चाहिए, ये नंबर्स हैं जो हमारे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले रहे हैं। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का मतलब क्या है? प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का मतलब ये है कि अगर मैंने इस फौज के अंदर 25 साल, 30 साल, मैं अभी 59 ईयर्स का हो गया हूं, 60 में मैंने रिटायर करना है, वो मेरी पूरी एज सर्विस की है। बट इतने तादाद में लोग हैं, इंडियन आर्मी में तकरीबन 14,000, इंडियन नेवी में तकरीबन 3,000, एयरफोर्स में तकरीबन 500 से 600। ये लोग आज भी बाहर जा रहे हैं। इनकी उम्र क्या है? 35, 36, 38 ऐसी उम्र है। ये लोग सब जा रहे हैं। आज तक हमने किसी ने भी कोशिश नहीं की बोलने की ब्रदर ये बाहर जाके क्या काम कर रहे हैं। ओके, एंड आप इन तीनों को ऐड करो, ये 15,000, 16,000 तो वैसे ही बन गए। जब हम लोग बात कर रहे हैं 40-46 हजार की 4.5 साल के बाद, तो आप इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना, इसके बारे में दोबारा चर्चा करेंगे। गो नेक्स्ट। सी कमिंग बिफोर मैं पे एंड अलाउंसेस पे आता हूं, उससे पहले मैं बात करता हूं ट्रेनिंग की। सी आज का युवक हमारे से अच्छा है। हमारे से पहले वाला युवक, करेक्शन, हमारे से भूतपूर्व सैनिक हमसे खराब नहीं थे, बट हमारी खुराक ज्यादा अच्छी है, उनकी खुराक हमारे से कम थी। आगे आने वाला जो युवक है उसकी खुराक भी अच्छी है, उसकी पढ़ाई भी अच्छी है, वो एक टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट है, वो पैदा हुआ है मोबाइल फोन के साथ, उसको पता है मोबाइल फोन का क्या है। और तो वो कल को जो ड्रोन वॉरफेयर हो, जो आप आज देख रहे हैं टीवी के ऊपर, एक टैंक चल रहा है, टैंक नहीं लड़ रहा,
टैंक को एक ड्रोन लड़ रहा है, तो आगे आने वाली जो लड़ाई है वो अलग किस्म की होगी, टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी। अगर वो टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी तो उसके लिए अलग किस्म के लोग चाहिए। और वो कौन सा किस्म है? हमारा यूथ, भारत का नौजवान। ये भारत का नौजवान क्योंकि टेक्नोलॉजी के अडेप्ट है, वो पैदा हुआ है एक ये मोबाइल के साथ खेलता हुआ, कंप्यूटर के साथ खेलता हुआ, और वो आता कहां से है? गांव से। हमारी इनटेक 70% विलेज से। नाउ अगर हमारी विलेज से 70% इनटेक है, तो हमारे को जो सॉल्यूशंस बनानी है उनको मद्देनजर रख के बनानी है, ना कि जो अर्बन एरिया के लोग हैं। सो अगर इन 70% को देखा जाए तो वो कहां से आ रहे हैं? गांव से। उसके पास है क्या वहां पे? खेत या कोई छोटा मोटा व्यवसाय। वो उसकी क्लास या उम्र कितनी होगी? वो पढ़ा होगा तकरीबन 17.5 साल की उम्र होगी और पढ़ा होगा 10वीं साल। मेजर इनटेक, ये जो 70% बोल रहा हूं, ये सारी इनटेक हमारी उस किस्म की है जो सोल्जर आपके लिए जाके आगे देश की रक्षा करता है, ये वो सोल्जर है जो 10वीं क्लास पास है। 12वीं क्लास के हम ले सकते थे, बट सी हमारा काम थोड़ा जोखिम का है। एंड आप देखते हैं जब भी युद्ध हुए हैं कितनी, चाहे ऑप पवन हो, उसके बाद ऑप पराक्रम हो, चाहे कारगिल वॉर हो, चाहे गलवान हो, आपकी भी आंखें भर जाती होंगी और आपका दिल पिघल जाता होगा जब आप देखते हैं बॉडीज नीचे आते हुए। तो ये काम थोड़ा अलग किस्म का है। तो आप इस काम को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि इसकी उम्र 17.5 एक एंड पे, दूसरे एंड पे 21। इसमें कोई तब्दीली नहीं है। ये पहले भी वही थी और आज भी वही है। तो इन दोनों में कोई तब्दीली नहीं है। उसके अलावा हमने पिछले सालों में क्या करा है? अपना फ्लैब कट करा है। फ्लैब का मतलब देखो, टीथ टू टेल रेशियो की बात होती है, टेल कम करी है और कम होगी आगे आने वाले टाइम में। दूसरी जॉइंटनेस बढ़ी है। कुछ सालों पहले आईडीएस हेडक्वार्टर नहीं होता था, वो बना है। तो इस तरीके की जो बीच बीच में चेंजेस हैं वो सब करी जा रही हैं। उसके अलावा नेक्स्ट चीज ये है कि अगले 4 से 5 साल में हमारी इनटेक 50,000 से 60,000 होगी। इसको ब्लैंक कर दें, 50,000 से 60,000 होगी। ओके, 50,000 60,000 के बाद क्या होगा? ये इनटेक 90,000 से लेके 1.25 लाख होगी। सो इट इज नॉट 46,000। ये हमने क्यों करा है? इसलिए करा है स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट मीडियम। क्यों? सो दैट हमें भी इस स्कीम को चलाने के बाद सीखने को मिले कि इसमें दिक्कतें क्या हैं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ट्रेनिंग के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा। वो बढ़ाने के लिए बटन दबा के तो होगा नहीं, उसके टेंडर जाएंगे, उसका ये होगा वो होगा, उसको 3-4 साल लगेंगे। सो दैट हम अपनी ट्रेनिंग कैपेसिटीज जो फौज की तकरीबन 60,000 के करीब है, उसको बिल्डअप करके इस पॉपुलेशन को लेने के लिए जो 1.25 लाख होगी, इसके लिए तैयार हूं। नाउ वाई 4 years, जो सब चीजों का मुद्दा है। 17.5 साल 21 साल मैंने आपको बताया, उसके अंदर चेंज क्यों करा गया? इसलिए चेंज करा गया कि पिछले 2 साल के लिए कोविड की वजह से भर्ती बंद थी। भर्ती क्यों बंद थी? बिकॉज हम नहीं चाहते थे सारे एक जवान जिस तरीके से हम लोग एकत्रित हैं एक जगह के ऊपर करे जाए। तो हमने देखा कि इतनी सालों से हम इसकी स्टडी करते जा रहे हैं, अभी हमें एक मौका मिला है टू मेक अ चेंज विदाउट पेन। तो अगर ये चेंज विदाउट पेन हमने करना था, इससे अच्छा मौका नहीं था करने का। इस पे स्टडीज चल रही थी, मैंने आपको बताया, कारगिल रिव्यू कमेटी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट, ये सब स्टडी करते जा रहे थे, बट हमें मौका नहीं मिल रहा था कि ये कब करा जाए। बिकॉज इट वॉज अ ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म। हमें जरूरत थी, आज नहीं 30 साल से जरूरत थी इस एज को कम करने की। इसका इंपैक्ट क्या होगा? गो नेक्स्ट। पहले मैं आपको पे अलाउंसेस का बता देता हूं। जो आज जवान को पे अलाउंसेस मिल रहे हैं वो अग्निवीर को ज्यादा मिलेंगे। ओके, इसका प्लीज डोंट टेक हिम कॉस्ट टू कंपनी वगैरह जैसे वर्ड, देयर इज नथिंग। फौज की नौकरी एक जज्बा है, इसको आप पे से नहीं तोल सकते। हाउएवर, जो ये आपके सामने दर्शाया गया है, ये सबसे पहले जो 17 लाख के करीब है, ये उसकी पे है। एक सेवानिधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी। इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख होगा। सो टोटल पे उसको 4 लाख तकरीबन इतनी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा। उसके जितने भी अलाउंसेस हैं सेम रहेंगे। अगर वो मेरे साथ सियाचिन में बैठा है
he'll get the same allowance. अगर वो मेरे साथ राजस्थान में बैठा है तो उसको सेम अलाउंस मिलेगा. अगर वो मध्य प्रदेश में बैठा है, मुझे भी नहीं मिल रहा, उसको भी नहीं मिल रहा. So it is equated. There is no differentiation. वो साथ वाले बिस्तरे पे सो रहा होगा, वो वही कपड़े पहन रहा होगा जो मैं पहन रहा हूँ, वो मेरे साथ लंगर में बैठ के खाना खा रहा होगा. There is no difference. कोई अलग बैरक नहीं बना दी अग्निवीर के लिए, बिकॉज उसने लड़ाई कल हमारे साथ करनी है. और अगर वो हमारे साथ देश के लिए बलिदान देगा तो there is कोई गुंजाइश ही नहीं है उसको हम किसी तरीके से रत्ती भर भी उसको हम अपना छोटा सोचें. नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. मैंने बैंक लोन यहां पे इसलिए डाला है बिकॉज ये बार बार आ रहा है कि भैया 4 साल के बाद क्या. तो 4 साल के बाद क्या, मैं इसके बाद आपको बताता हूं. गो नेक्स्ट. सेवानिधि पैकेज थोड़ा और विस्तार से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 11.71 मैंने आपको पहले बता दिया है. सिर्फ एक ही चीज इसमें एक्स्ट्रा है कि इनकम टैक्स फ्री है. हाउएवर, देश की सेवा करने के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देगा उसकी इंश्योरेंस कवर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है. आज पूरे देश में मैं भी कंट्रीब्यूशन देता हूं, जो बाहर जवान खड़ा हुआ है वो भी कंट्रीब्यूशन देता है. सिर्फ एक इंसान है अग्निवीर जो आगे आने वाले टाइम पे कंट्रीब्यूशन नहीं देगा और उसको तकरीबन 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगी अगर उसने अपने देश के लिए किसी वजह से बलिदान दिया. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं इसी तरीके से उसको हमारे से भिन्न नहीं रखा है. इसके अलावा जो डिसेबिलिटी, अगर किसी कारण मैं ये टाइगर हिल की तरफ दौड़ रहा हूं या कुछ हो रहा हूं, मेरे कुछ गोली लग गई एक्सेट्रा, सेम प्रोविजन, जो मेरी प्रोविजन है वही उसकी प्रोविजन है. देयर इज नो फर्क फॉर एन अग्निवीर. गो नेक्स्ट. नाउ कमिंग व्हाट आफ्टर 4 years, जिसकी वजह से आई एम श्योर आप यहां पे इकट्ठे हुए हैं. देखिए, पहले हमको ये समझना है ये 17.5 साल से 21 साल, जो पहले साल के लिए 2 साल बढ़ाया गया तो 23 साल. ये निकलेगा कौन सी उम्र में? इसकी कम से कम उम्र होगी 21 साल, ज्यादा से ज्यादा 25 साल. आप में से बताइए कि 27 साल या 25 साल की उम्र में कितनों को जॉब्स लग गई थी? आपको इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है, बट आपको मालूम है कि 25 साल के अंदर आपकी जॉब कहां थी, कहां नहीं थी. कमिंग बैक, आप 10वीं क्लास पास हैं जब आप हमारे साथ आए. 70% से लेके 60% तक 10वीं क्लास पास हो गए. क्या प्रावधान करा गया है कि आपको 12वीं क्लास सर्टिफिकेट दिया जाएगा. इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी तरह यहाँ पे क्लासरूम में बैठेंगे, ऐसे नहीं है. आजकल स्किल इंडिया, फिट इंडिया, ये सब प्रावधान है. पूरे फौज के अंदर आज जैसे 14 लाख सैनिक हैं, ये 14 लाख सैनिक आपको 1 घंटे में आप बोलें तो आपका 5 किलो वजन घटा सकते हैं. आप अगर बोले 1 महीने में 6 किलो घटाना है, वो घटा सकते हैं. ये उनकी स्किल है. आप लोग सब जा रहे हैं, फीस दे रहे हैं एक क्या कहते हैं जिम के अंदर, ये उसको अपने आप इनग्रेन होती है. ये हम रोज करते हैं. देयर इज नथिंग कॉल्ड अ सैटरडे संडे, ये उस बेचारे के लिए वो नहीं है. तो वो सब जगह ये कर रहा है. तो ये स्टार्ट पॉइंट है उसका. उसको फिट रखना हमारा काम है, बिकॉज उसका काम जो अल्टीमेटली उसको प्रोड्यूस करना है फौज की और देश की रक्षा के लिए, ये चाहिए उसके लिए. साथ साथ में लॉजिस्टिक्स, आपने आज नाम सुना अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा का, ये हमारी फौज में जिस दिन से हम खड़े हुए हैं उस दिन से है. सिर्फ हम पैकेट के अलावा बम लेके चलते हैं.